Hello everyone. Today's topic for discussion is pathogenesis of epilepsy. Epilepsy is a disorder of central nervous system. It is characterized by seizures and convulsions. अगर आपने एपिलेप्टिक पर्सन देखा होगा, एपिलेप्सी को हिंदी में बोलते हैं मिर्गी. अगर आपने कोई पर्सन देखा होगा जिसको मिर्गी का दौरा हुआ है, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ब्रीफ एपिसोड्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, जिसमें जो पर्सन है उसमें या तो कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है या फिर कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी तरह से लॉस हो जाती है और जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है. और इसके साथ में क्या होता है, कन्वर्जन्स मीन्स बॉडी मूवमेंट्स. जो बॉडी मूवमेंट्स होती है एपिलेप्टिक पर्सन की, एपिलेप्टिक पेशेंट की, उस वो बॉडी मूवमेंट्स या तो पूरी तरह से लॉस हो जाती है या फिर बॉडी मूवमेंट्स जो है वो रहती है. जो पर्सन है वो बॉडी मूवमेंट्स करता रहता है. ठीक है. जो ये सीजर्स आते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ता है, ये क्यों होता है? अगर आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो हमने वहाँ पे पढ़े हैं न्यूरॉन्स. ठीक है. जो हमारा ब्रेन है वहाँ पे न्यूरॉन्स का डिस्चार्ज होता रहता है. जो वो न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है उसमें एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? वो एक्साइटेशन करते हैं. जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होंगे वो क्या करेगा, जो वो एक्साइटेशंस हो रही है उन एक्साइटेशंस को वो ब्लॉक करेगा, इनहिबिट करेगा. ठीक है. अब एपिलेप्सी का दौरा क्यों पड़ता है? जो आपका ब्रेन में न्यूरॉन्स का डिस्चार्ज होता है वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है. और जो वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन का, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हम इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम पे मेजर कर सकते हैं. ठीक है. अब मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, जो पर्सन है उसमें कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो रही है. अगर आपने पर्सन को देखा होगा उसमें बॉडी मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है ना. तो मीन्स यहाँ पे जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा वो कौन से न्यूरॉन्स का होगा? जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होंगे, जो एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेंगे, उन न्यूरॉन्स का एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा. जब वो न्यूरॉन ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं, उन न्यूरॉन की फायरिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, तो पर्सन में एपिलेप्सी हो जाती है. ठीक है. And a convulsion implies a violent involuntary contraction of the voluntary muscles. जो voluntary muscles है वो बहुत ज़्यादा fast contract करती है. ठीक है. Next is etiology. Epileptic seizures are produced by abnormal discharge of neurons. मैंने पहले ही बोला जो न्यूरॉन्स है वो एबनॉर्मली डिस्चार्ज होते हैं, एबनॉर्मल फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की ब्रेन में. एंड जो ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है ये क्या करती है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर देती है. कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी डिपेंड्स अपॉन द एज. पेशेंट की एज क्या है उस पर डिपेंड करता है, और साथ के साथ पे किस पे डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सीजर्स कैसे हैं. डिफरेंट टाइप्स के सीजर्स होते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उस पे डिपेंड करता है कि एपिलेप्सी का कॉज क्या है. अदर कॉजेज आर हाइपोक्सिया, intracranial trauma during birth, metabolic disturbances and infections. These are the causes for the epilepsy. Pathophysiology. The hallmark of the epilepsy is a rhythmic and hypersynchronous discharge of a neuron, either localized in an area of cerebral cortex or generalized throughout the cortex, which can be discovered on or observed on the EEG. पैथोफिजियोलॉजी में सेम चीज़ आएगी. हमने जो डेफिनेशन पढ़ी कि ब्रेन में जब एक्सेसिव फायरिंग होगी न्यूरॉन की तो वो क्या करेगा, एपिलेप्सी प्रोड्यूस करेगा. अब पैथोफिजियोलॉजी में भी हम सेम चीज़ डिस्कस करेंगे, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि जो वो एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है, एक्सेसिव फायरिंग हो रही है न्यूरॉन्स की, वो कैसे होगी वही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो ये फायरिंग हो रही है न्यूरॉन्स की ब्रेन में, ये या तो एक पर्टिकुलर एरिया पे रहती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, इस के पर्टिकुलर एक एरिया में रहेगी, लोकलाइज्ड रहेगी, या फिर जो ये एबनॉर्मल फायरिंग होती है ये थ्रू आउट द कॉर्टेक्स होती है. और ये हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो न्यूरॉन की फायरिंग हो रही है वो लोकलाइज्ड है, एक ही एरिया में है या फिर पूरे कॉर्टेक्स में हो रही है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं ईईजी पे.
अब देखो पैथोजेनेसिस में क्या होगा, इन द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन देयर इज एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। अब कौन से न्यूरॉन्स की फायरिंग होगी एबनॉर्मल, जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होंगे। देयर इज increased amount of excitatory neuron which will act on the glutamate receptor। जो आपके एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ग्लूटामेट भी आपका क्या है, एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है। ये क्या करेंगे, ग्लूटामेट के लिए रिसेप्टर होता है NMDA रिसेप्टर, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। जब ब्रेन में एक्सेसिव फायरिंग होगी एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स की, तो वो क्या करेगा, NMDA रिसेप्टर पे बाइंड करके बहुत सारे एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेगा विच विल लीड्स टू दी सीजर्स। एंड जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होंगे, वो कम होंगे, इसीलिए तो इम्बैलेंस आ रहा है। अब देखो मैंने पहले ही बोला जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, बट ये एक इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बट एपिलेप्सी के केस में क्या हो रहा, जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी बहुत हाई हो रही है, इनका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है आपका, गाबा, दिस इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो गाबा की एक्टिविटी है वैसे ही ये इनहिबिशन प्रोड्यूस करता है, बट इसकी जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी बहुत कम हो रहा है। तो मीन्स ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो रहा है। जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इसका डिस्चार्ज भी लेस हो रहा है, और जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इनका डिस्चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसकी एक्टिविटी डोमिनेट कर जाएगी। और ये चीज़ होगी तो ये क्या करेंगे, सीजर्स प्रोड्यूस करेंगे। जो सीजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम एग्जामिन कर सकते हैं EEG पे, और EEG पे एग्जामिन करके हम डिफाइन करेंगे कि कौन से टाइप का सीजर प्रोड्यूस हो रहा है। सो टाइप्स ऑफ सीजर्स में आते हैं जर्नलाइज्ड सीजर्स एंड पार्शियल सीजर्स। जर्नलाइज्ड सीजर्स के अंडर आते हैं जर्नलाइज्ड टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स, इब्सेंट सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स, अटोनिक सीजर्स एंड इन्फेंटाइल स्पाज्म। पार्शियल सीजर्स में आते हैं सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स एंड सेकेंडरी जर्नलाइज्ड सीजर्स। जर्नलाइज्ड सीजर्स, जर्नलाइज सीजर्स में क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है, बोथ दी हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन्स आर इन्वॉल्व इन जर्नलाइज्ड सीजर्स। जिसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर में जब सीजर्स आएंगे उनको हम बोलते हैं जर्नलाइज्ड सीजर्स। एंड जो जर्नलाइज सीजर्स होते हैं दीज विल इम्पेयर दी कॉन्शियसनेस, जो पर्सन की कॉन्शियसनेस होती है उसको ये अफेक्ट करते हैं। और जर्नलाइज सीजर्स लास्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट्स तक मिर्गी का दौरा पर्सन को पड़ता है जब उस पर्सन में जर्नलाइज्ड सीजर्स आते हैं। जर्नलाइज सीजर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट टाइप से। फर्स्ट आता है जर्नलाइज्ड टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स। These are the least common type of convulsions that occurs only in 25% of the population। और जो generalized tonic-clonic convulsions होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, grand mal epilepsy, and this is the most common type of the epilepsy। इसमें क्या होता है, जब पर्सन को सीजर्स आते हैं तो पर्सन को सडनली सीजर्स आते हैं, सडनली पर्सन स्टिफ हो जाता है एंड फॉल हो जाता है, एंड जो कन्वर्जन्स होते हैं, कन्वर्जन्स आने शुरू हो जाते हैं, और जो ब्रीदिंग और सलाइवेशन है वो आनी शुरू हो जाती है। मींस जो ये जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं ये कैसे हैं, मोस्ट कॉमन टाइप के सीजर्स हैं, बट इसमें पर्सन जो है वो वॉर्न नहीं करता है, उसको एकदम से मिर्गी का दौरा पड़ेगा। मींस चलते चलते या बैठे बैठे पर्सन को मिर्गी का दौरा आएगा, मतलब पर्सन पहले कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं देगा, एकदम से उसको मिर्गी का दौरा आ जाएगा। उस टाइप के सीजर्स को हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। नेक्स्ट इज एब्सेंट सीजर्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेटिट माल एपिलेप्सी और माइनर एपिलेप्सी। और जो ये सीजर्स होते हैं एब्सेंट सीजर्स, दीज लास्ट अबाउट फॉर हाफ मिनट, सिर्फ हाफ मिनट्स तक ये एब्सेंट सीजर्स रहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ सीजर्स अकर्स मोस्टली इन दी चिल्ड्रन। देयर इज द मोमेंट्री लॉस, जो पेशेंट है वो फ्रीज हो जाता है और स्टेयर करता रहता है एक ही डायरेक्शन में, एंड देयर इज नो मस्क्यूलर कंपोनेंट्स। और ये सीजर्स कितने मिनट्स तक आते हैं, ओनली हाफ मिनट तक,
ठीक है, 30 सेकेंड्स तक ये सीजर्स रहते हैं. नेक्स्ट इज मायोक्लोनिक सीजर्स. These are the brief involuntary shock like jerks that may involve the whole body, arm and head. जो ये मायोक्लोनिक सीजर्स होते हैं ये क्या करता है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है. एंड जो ये सीजर्स आते हैं, दी सीजर्स यूजुअली अकर्स इन दी मॉर्निंग. जब पर्सन वॉक करता है तो यूजुअली ये सीजर्स आते हैं. एंड समटाइम्स द पर्सन में फॉल एंड recovery is immediate in this type of seizures. Next is atonic seizures. Atonic seizures को हम और क्या बोलते हैं, akinetic epilepsy. Unconsciousness with relaxation of all muscles occur due to excessive inhibitory discharge that may leads to the person collapse to the ground, and in this type of seizures fractures may occur. अब हमने बोला कि हर जगह पे क्या हो रही है, एक्साइटेशन हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है. बट जो एटॉनिक सीजर्स होते हैं, एकाइनेटिक एपिलेप्सी होती है, इसमें क्या होता है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है. मींस गाबा का रिलीज़ बहुत ज़्यादा होगा. जब गाबा का रिलीज़ बहुत ज़्यादा होगा, गाबा क्या करवाता है, रिलैक्सेशन करवाता है. बॉडी की जो मसल्स है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी, तो पर्सन एकदम से गिर भी सकता है. जब गिरेगा तो उस टाइम में क्या हो सकता है, फ्रैक्चर के चांसेस भी इस टाइप के सीजर्स में ज़्यादा रहते हैं. इन्फेंटाइल स्पाज्म, दिस मस्ट बी सीन इन द इन्फेंट्स. जो इन्फेंट्स होते हैं ये मोस्टली इन्फेंट्स में आते हैं. एंड दिस इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एपिलिप्सी, बट इन दिस टाइप ऑफ सीजर्स देयर इज़ इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म. जो मसल्स है उनमें कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. एंड देयर इज़ मेंटल डिसोरिएंटेशन इन दिस टाइप ऑफ स्पाज्म्स. नाम से पता लग रहा है ना, इन्फेंटाइल स्पाज्म मींस ये किस में होते हैं, इन्फेंट्स में होते हैं, और यहाँ पे स्पैज्म प्रोड्यूस होते हैं, मसल स्पाज्म्स आते हैं. नेक्स्ट इज पार्शियल सीजर्स. If discharge starts in a localized area of the brain, the seizures are known as partial seizures. पार्शियल नाम से पता लग रहा है, पार्शियल मीन्स हाफ साइड में या फिर एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में जब सीजर्स होंगे तो उनको हम बोलते हैं पार्शियल सीजर्स. पार्शियल सीजर्स आर सब डिवाइडेड इनटू सिंपल पार्शियल सीजर्स. सिंपल पार्शियल सीजर्स को हम और क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल फोकल एपिलेप्सी. In this type of seizures, the seizures remain localized. जो सीजर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लोकलाइज्ड रहेंगे. और इस टाइप के सीजर्स में जो कॉन्शियसनेस होती है पर्सन में वो भी प्रेजेंट होती है. एंड लोकलाइज्ड जर्किंग ऑफ द लिम्स, फेस, twitching in one part of the body and abnormal sensation may occur in this type of seizures. And these type of seizures may last for half to 1 minute only. Next is complex partial seizures. This is also known as temporal lobe epilepsy or psychomotor epilepsy. In this type of seizures, these are originated from the frontal and temporal lobe of the brain. ब्रेन से ये ओरिजिनेट होते हैं. एंड दीज टाइप ऑफ सीजर्स लास्ट फॉर 1 to 2 minutes. In this type of seizures, there is a repeated movements, confusion, cones and memory impaired. Next is secondary generalized seizures. In this type of seizures, discharge spread throughout the brain. Entire brain में seizures produce होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, एंटायर ब्रेन में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका डिस्चार्ज शुरू हो जाता है. इस टाइप के सीजर्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर्स. नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ द epilepsy. The person may bite the tongue, may lose the sphincter control, may be followed by unconsciousness, and frequently the person may go into the deep sleep. Brief shock like muscular contraction of the face, trunk may occur. There is a loss of muscle tone. आपने अगर एपिलेप्सी का पर्सन देखा होगा, जब उसमें सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम पे पर्सन कैसा रहता है, कॉन्शियस रहता है, बट उसको पता नहीं लगता है कि वो क्या मूवमेंट्स कर रहा है. बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती रहती है. और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, पर्सन बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है और वो डीप स्लीप में चला जाता है.
आपने ये भी देखा होगा जब किसी पर्सन को एपिलिप्टिक ये सीजर्स आते हैं तो क्या करता है, वो बिल्कुल अपने जो टीथ है एकदम से टाइट कर लेता है। तो क्या बोलते हैं कि उसके टीथ टाइट नहीं होने चाहिए, वो टंग भी बाइट कर सकता है अपनी, तो उसके माउथ में कुछ डालना होता है कि उसके टीथ से एकदम से टाइट ना हो जाए। आपने ये सिम्टम्स देखे होंगे एपिलिप्टिक पर्सन में। Diagnosis: The patient and family should be asked to characterize the seizures for frequency, duration, precipitation factor, time of occurrence, presence of an aura and postical state। हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि कौन से टाइप का सीजर्स है। जो पर्सन की फैमिली है उनसे हम पूछ सकते हैं कि कितने टाइम के लिए सीजर्स आया, क्या ड्यूरेशन रही, कैसी फ्रीक्वेंसी थी, जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे, कब सीजर्स आए, मॉर्निंग में आया, इवनिंग में आया, जो मसल्स हैं वो स्पाज्म करते रहे, कितने टाइम तक ये सीजर्स रहा। तो उसके बेसिस पे हम एपिलेप्सी को डायग्नोज कर सकते हैं। फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस may identify the cause of epilepsy, and EEG should be done as soon as after the seizures। इमेजिन स्टडी, सीटी स्कैन हम कर सकते हैं, पीईटी कर सकते हैं, स्पेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता लगेगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं हुई है ब्रेन में, तो उसके बेसिस पे हम सीजर्स को डायग्नोज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिलेप्सी। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज। Parkinson disease is a neurological disorder that will leads to the neurodegeneration। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है। पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली जो न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ डोपामीन। डोपामीन का मेन रोल होता है। जो डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है। कहाँ पे, रीजन कौन सा होगा, सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्प्रेक्टा एंड नाइग्रोस्ट्राइटल रीजन ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की न्यूरो डीजनरेशन होनी शुरू हो जाती है। और डोपामिन का काम होता है ये मसल टोन्स को और जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। अब जब डोपामिन की डीजनरेशन शुरू हो जाएगी, डोपामिन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तो जो मसल टोन है और जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है वो नहीं हो पाएगा। मीन्स यहाँ पे पार्किंसन डिजीज में क्या होगा, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द इनहिबिटरी means dopaminergic and excitatory means cholinergic system in the striatum that will leads to the motor defect। मेन याद रखना है, पार्किंसन डिजीज में इन्वॉल्वमेंट रहती है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की। एंड ये क्या है, यहाँ पे न्यूरो डीजनरेशन होती है। जो पार्किंसन डिजीज है दैट इज एन न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज। न्यूरो डीजनरेशन किसकी हो रही है, डोपामीन न्यूरॉन की। और ये सब चीज़ें कहाँ पे हो रही है, सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पेक्टा एंड नाइग्रोस्ट्राइटल रीजन ऑफ द ब्रेन। और यहाँ पे पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, इम्बैलेंस बिटवीन द डोपामीन एंड कोलिनर्जिक सिस्टम एंड दिस विल लीड्स टू द मोटर डिफेक्ट। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इन पार्किंसन डिजीज देयर इज जेनेटिक फैक्टर दैट आर इन्वॉल्व इन द पार्किंसन डिजीज दैट में इंक्रीज द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। देयर आर सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, pesticides, herbicides used during the farming, industrial pollution, these all may contribute in the development of Parkinson disease। Medication like antipsychotic drugs, these are also involved in the increased these medication also increase the risk for the development of Parkinson disease, progressive brain condition and cardiovascular diseases। These all are involved in the Parkinson disease। These all contribute in the increase the risk for the development of Parkinson disease। Signs and symptoms। अब देखो, मैंने पहले ही बोला डोपामीन की डिजनरेशन शुरू हो जाएगी। डोपामीन का क्या काम होता है, डोपामीन कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी मूवमेंट्स के साथ और मसल टोन्स के साथ। तो जो सिम्टम्स आएंगे एपिलेप्सी में वो इसी से रिलेटेड आएंगे। देयर इज ट्रीमर,
ट्रीमर्स इन दी हैंड, आर्म, लेग्स, जॉज एंड फेस, ये ट्रीमर्स आने शुरू हो जाएंगे. देयर इज अ ब्रेडिकाइनेसिया, मीन्स स्लोनेस ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट को हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगी, जो मूवमेंट्स होगी वो स्लो हो जाएगी. देयर इज रिजिडिटी, stiffness of the limbs and trunk. There is a postural instability. जब बॉडी स्टिफ हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, तो postural instability आएगी. जो पर्सन है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा. देयर इज इम्पेयर्ड बैलेंस एंड देयर इज कोऑर्डिनेशन ट्रीमर. जो स्पीच है, राइटिंग है, वो भी चेंज हो जाएगी. जो राइटिंग होती है वो बिल्कुल पर्सन जो है वो लिख नहीं पाता है. गेट एबनॉर्मेलिटीज़, मीन्स जो पार्किंसन डिजीज़ का पर्सन होता है वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता है. अगर स्ट्रेट लाइन में वॉक करने को बोलोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो मूवमेंट्स हो रही है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे पार्किंसन डिजीज़ के पर्सन में. There are non-motor symptoms like sleep disturbances, depression and cognitive defects. पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डिसफंक्शनिंग ऑफ द brain cortex, and this will results from genetic modification. जेनेटिकल रिलेटेड हमने बोला कि कॉजेटिव एजेंट्स क्या होंगे, जो आपके जेनेटिकल प्रॉब्लम अगर किसी में है तो जेनेटिकल इश्यूज भी बहुत पार्किंसन डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है. जो ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होती है पीडी में, दिस विल लीड्स टू दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, दिस विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी dopaminergic neurotoxicity or degeneration of the dopaminergic neurons. Mutation or altered expression of these proteins may result in the mitochondrial impairment, oxidative stress and protein misfolding. Like हमने बोला था पॉजिटिव फैक्टर क्या है, जेनेटिक डिस्पोजिशन हो सकता है, एज हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, आयरन. दीज आर दी कॉजेटिव फैक्टर फॉर दी पार्किंसन डिजीज. ऑल दीज में लीड्स टू दी म्यूटेशन एंड डिपोजिशन ऑफ अल्फा सिन न्यूक्लियन प्रोटीन और लेवी बॉडीज इन दी न्यूरोमेलानिन. इसकी डिपोजिशन जब शुरू हो जाएगी तो ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा. जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, उसको इंक्रीज करेगा. जब ये सारे कंडीशंस एक्टिवेट हो जाएंगे तो दिस विल लीड्स टू दी ऑक्सीडेटिव डैमेज टू दी डीएनए, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. जब डैमेज होगा डीएनए, लिपिड्स और प्रोटीन्स का, दिस विल लीड्स टू दी इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी. एंड जो पर्सन होगा वो उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स शुरू हो जाएगी. एंड दिस विल प्रोड्यूस दी सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, दैट इज ट्रीमर, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, स्पीच एंड राइटिंग चेंजेस. एंड सेकेंडली, जब ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग होगी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दिस विल लीड्स टू दी ऑल्टरेशन इन दी डोपामीन मेटाबॉलिज्म, एंड दिस विल ऑल्सो लीड्स टू दी सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीजेस. तो ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जितने भी ये पॉजिटिव फैक्टर है पार्किंसन डिजीज़ के लिए, ये क्या करेंगे, लेवी बॉडीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे. ठीक है, अल्फा सिन न्यूक्लियन प्रोटीन की एक्टिवेशन को इंक्रीज़ करेंगे. जब ये एक्टिवेट होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की एक्टिवेशन होगी. जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एक्टिवेट होगी तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे से डीएनए, लिपिड्स और प्रोटीन्स को डीजनरेट करना शुरू कर देगा. और ये सब कुछ होगा तो वहाँ पे एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी. एपोप्टोसिस फिर से इनको बिल्कुल डिग्रेड कर देगा और अल्टीमेटली एबनॉर्मल मूवमेंट्स प्रोड्यूस होगी, जो अल्टीमेटली सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा पार्किंसन डिजीजेस के. नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने बोला था देयर इज एन बैलेंस बिटवीन दी डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन इन दी स्ट्राइटम. बट पार्किंसन डिजीज़ के केस में क्या होगा, जो ये डोपामीन और एसिटाइल कोलिन का ये बैलेंस है, ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. जब यहाँ पे इम्बैलेंस आएगा तो दिस विल लीड्स टू दी पार्किंसन डिजीजेस. ठीक है, अब देखो, जो हमारा है मोटर कॉर्टेक्स
और दूसरा हमारा है स्ट्राइटम। स्ट्राइटम में क्या प्रेजेंट है, D1 एंड D2, दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर द डोपामिन, ये प्रेजेंट है। और साथ के साथ में यहाँ के पे क्या प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है। सेकंड, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा भी इन्वॉल्व रहता है पार्किंसन डिजीज में। अगर हम स्ट्राइटल गाबर्जिक न्यूरॉन्स की बात करें तो दीज न्यूरॉन रिसीव दी साइड लूप एक्साइटेटरी ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ से स्ट्राइटम में साइड लूप से क्या आ रहा है, मोटर कॉर्टेक्स से क्या आ रहा है, ग्लूटामेट आ रहा है। ठीक है, ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट का इनपुट आ रहा है यहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स से, और साथ के साथ में सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से क्या आ रहा है, आपका डोपामीन आ रहा है, डोपामिनर्जिक प्रोजेक्शंस आ रही है। और यहाँ पे स्ट्राइटम में जो डोपामीन और एसिटाइलकोलिन है, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिन, इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना है। और जो आपका स्ट्राइटम है, स्ट्राइटम एक्सप्रेस एक्साइटेटरी D1 रिसेप्टर्स एंड इनहिबिटरी D2 रिसेप्टर्स। डोपामीन के दो रिसेप्टर्स स्ट्राइटम में प्रेजेंट होते हैं, D1 एंड D2 रिसेप्टर्स। ठीक है, D1 जो होता है वो एक्साइटेटरी होता है, और जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। आउटपुट फ्रॉम द स्ट्राइटम टू सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा एंड GP1, that is globulus pallidus 1, follow a direct and an indirect pathway। अब जो ये स्ट्राइटम से सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा और ग्लोबुलस पैलिडस 1 के लिए जो ये ट्रांसमिशंस आ रही है, ये एक डायरेक्ट पाथवे फॉलो करते हैं और एक इनडायरेक्ट पाथवे फॉलो करता है। अगर हम डायरेक्ट पाथवे की बात करें तो दिस डायरेक्ट पाथवे इज मॉड्यूलेटेड बाय द D1 रिसेप्टर। जो ये D1 रिसेप्टर्स है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो ये गाबर्जिक ट्रांसमीटर्स को रिलीज कर रहे हैं, और ये डायरेक्टली इसको रिलीज कहाँ कर रहे हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा रीजन एंड ग्लोबुलस पैलिडस 1 पे ये डायरेक्टली गाबर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज करवा रहे हैं। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट पाथवे है जो डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट कर रहा है, आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा एंड GP1 पे डायरेक्टली एक्ट कर रहा है। और सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट पाथवे, दैट इज मॉड्यूलेटेड बाय द D2 रिसेप्टर्स। अब जो ये D2 रिसेप्टर्स है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखो यहाँ पे दो गाबार्जिक रिलेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, और साथ के साथ में ग्लूटामिनर्जिक रिले प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस गाबार्जिनक के गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के टर्मिनल पे एक ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे दो गाबा प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक ग्लूटामेट। गाबा क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ग्लूटामेट है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो यहाँ से D2 इनडायरेक्टली दो गाबर्जिक ट्रांसमीटर का रिलीज करवाता है, और इसके टर्मिनल पे प्रोड्यूस होता है एक ग्लूटामेट। और जो D1 है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका गाबा प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्टली। तो मीन्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी किसकी रह रही है, इस अरेंजमेंट, जो ये पूरा अरेंजमेंट है डोपामिनर्जिक एक्शन का, इसमें जो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस है सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा और आपका GP1 पे वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट पाथवे है उसके थ्रू एक गाबा प्रोड्यूस हो रहा है, जो इनडायरेक्ट पाथवे है उसके थ्रू दो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, और ग्लूटामेट कितना आ रहा है, एक। तो इस अरेंजमेंट से क्या हो रहा है, जो डोपामिनर्जिक एक्शन है स्ट्राइटम में, it will exert inhibitory influence of substantia nigra pars compacta region and globulus pallidus 1 via both the pathway। and जो आउटपुट न्यूरॉन की अगर हम बात करें सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से, ये एक फीडबैक देगा किसको, आपका मोटर कॉर्टेक्स को एक फीडबैक प्रोड्यूस करेगा। तो जो वो फीडबैक जाएगा मोटर कॉर्टेक्स को, वो किसके थ्रू जाएगा, थैलेमस के थ्रू। यहाँ से थैलेमस के थ्रू यहाँ पे इनहिबिटरी एक सिग्नल जाएगा, गाबा प्रोड्यूस होगा, गाबा थैलेमस पे एक्ट करेगा, और थैलेमस से जो एंड टर्मिनल होगा वो किसका जाएगा, ग्लूटामेट का जाएगा। और जो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा है, ये डायरेक्टली दो प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करेगा स्ट्राइटम पे। कौन से दो प्रोजेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, डोपामिनर्जिक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। और जो ये मोटर कॉर्टेक्स है, ये
स्ट्राइटम पे क्या एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लूटामिनर्जिक, मतलब ये एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेगा, फिर यहाँ से इनिबिशन प्रोड्यूस होगी। तो ये एक क्या है, ये एक प्रॉपर बैलेंस में ये सारे की सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। बट अगर इस सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से डोपामीन की डी जनरेशन हो जाए, पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा रीजन में डोपामीन की डी जनरेशन हो जाएगी, तो यहाँ से स्ट्राइटम पे डोपामिनर्जिक इनपुट नहीं जाएगा। जब ये इनपुट नहीं जाएगा तो जो ये बैलेंस था ये प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा। ये प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा और अल्टीमेटली पार्किंसन डिजीज कॉज करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या दिखा रहा है कि जो डोपामिन और कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर है वो क्या है, एक प्रॉपर बैलेंस में रहते हैं ब्रेन में। जब ये पूरा बैलेंस रहता है तो डोपामिन का क्या काम होता है, डोपामिन हमारा कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करवाने में हेल्प करता है। पर पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, जो यहाँ से सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से ये डोपामिन का रिलीज हो रहा है, यहाँ पे डी जनरेशन हो जाएगी। जब ये डी जनरेशन होगी तो यहाँ पे ये सिग्नल्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, ना ही फीडबैक जाएगा मोटर कॉर्टेक्स को, और अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगा, पार्किंसन के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे और पार्किंसन डिजीज कॉज करेगा। तो this is all about the Parkinson disease. Next is stroke. Stroke is a stage in which blood flow to the brain stops and the brain cell begin to die. स्ट्रोक में क्या होता है, आपको पता है ब्रेन के लिए भी आर्टरीज होती, ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड लेके जाती है। अब स्ट्रोक की कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन के लिए वो रुक जाता है, ब्रेन तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो ब्रेन में सेल्स है वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। जो ये स्ट्रोक होता है, दिस विल अकर ड्यू टू द इस्केमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। इस्कीमिया में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में या तो क्लॉट हो जाएगा या ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, प्लगिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स में। जब प्लगिंग होगी तो क्या होगा, ब्रेन के लिए प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन सेल्स डाई होने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं जो ब्लड कैरी कर रहे हैं ब्रेन के लिए, उनमें ब्रेकेज हो जाती है और ब्रेन में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज मिनी स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। दिस अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज briefly interrupted. A stroke is also known as brain stroke due to the stoppage of blood flow to an area of the brain, and this will leads to the damage to the brain cell and brain cells start dying, and this will leads to the डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्रेन। अब अगर ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी होगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली जो ब्रेन सेल्स होंगे वो डाई करना शुरू कर जाएंगे। जब डाई होंगे तो देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रेन ऑन द मूवमेंट एंड मेमोरी, मूवमेंट्स एंड मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जो ब्रेन है, ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होगा, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। अब अगर ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे सेल डाई होना शुरू हो जाएंगे। तो जो वो एक कंट्रोल था ब्रेन का हमारे बॉडी पे, हमारी मूवमेंट्स पे, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। Signs and symptoms of the stroke include trouble with speaking and understanding. जब ब्रेन तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है, स्पीकिंग है, दैट विल गेट ट्रबल्ड। Paralysis or numbness of the face, arms and legs. There is trouble with seeing in from one or both the eyes, headache, trouble with walking, sudden numbness of face and arms, loss of balance. These are the signs and symptoms of the stroke. Causes for the stroke is ischemic stroke, means जब आपका जो ब्लड सप्लाई हो रही है, जो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही है ब्रेन के लिए, वहाँ पे ब्लॉकेट हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली ब्रेन सेल्स
तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और ब्रेन सेल्स को डैमेज प्रोड्यूस करेगा। हेमरेजिक स्ट्रोक, जब ब्रेन में जो वेसल्स ब्लड कैरी कर रही है उनमें ब्रेकेज हो जाएगी तो ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, दीज आर दी कॉजेटिव एजेंट्स फॉर दी स्ट्रोक। पैथोफिजियोलॉजी, when there is a rupture of arteries due to the leakage of blood from the arteries and formation of a clot in arteries occur, this will leads to the blockade of arteries that are leading to the ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स दी ब्रेन। जो ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई लेके जा रही है आर्टरीज, वहाँ पे ब्लॉकेट हो जाएगी। जब ब्लॉकेट हो जाएगी तो वहाँ पे अल्टीमेटली इस्कीमिया प्रोड्यूस होगा, मीन जो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा ब्रेन के लिए वो भी डिक्रीज हो जाएगा और जो ये इस्कीमिया होगा ये बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। जब इस्कीमिक कंडीशन होगी ब्रेन में, दिस विल लीड्स टू दी डैमेज ऑफ ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स में डैमेज होगा तो अल्टीमेटली देयर विल बी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स एंड द पर्सन में, जो पर्सन होगा, पेशेंट होगा, उसमें कोमा हो जाएगा, हेमिफ्लेजिया हो जाएगा, देयर विल बी स्पीच इम्पेयरमेंट, देयर विल बी सेंसरी इम्पेयरमेंट। बिकॉज जो ब्रेन सेल्स है, ब्रेन सेल्स में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन में कौन सी कंडीशन है? इस्कीमिक कंडीशन है, ब्रेन तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। एंड सेकेंड विल बी दी हेमरेजिक स्ट्रोक। जब हेमरेजिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई ले जा रही है ब्रेन के लिए, दैट विल बर्स्ट अप और उनसे लीकेज होना शुरू हो जाएगी। जब लीकेज होना शुरू हो जाएगी, जिस जगह पे ये लीकेज होना शुरू हो जाएगी वहाँ से आगे ब्रेन के लिए प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, तो ब्रेन सेल्स क्या होंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे एंड देयर विल बी रिड्यूस्ड इन ब्लड सप्लाई रीचिंग दी ब्रेन टिश्यू आफ्टर दी हेमरेजिक पॉइंट। जहाँ पे हेमरेज हुआ है वहाँ से आगे ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगे और जो ब्लड है वो पूरे ब्रेन में स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये क्या करेगा, जो ब्रेन सेल्स है उनको फिर से डैमेज करेगा और अल्टीमेटली ब्रेन स्ट्रोक प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रोक। तो हमने आज 3 डिजीजेस पढ़े हैं, एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज़ एंड स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।